आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, आज 14 अगस्त 2024 है। पाकिस्तान में शाम चल रही है और ये दिन डूबने वाला है। पाकिस्तान को बने हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा आज हो चुका है। मगर सोचने की बात है कि क्या पाकिस्तान आज़ाद है? क्या पाकिस्तानी लोग आज़ाद हैं? क्या उनको इंसानी हकूक़ मैसर हैं? क्या इंसाफ मिलता है? क्या पाकिस्तान में अमन है? क्या 70 साल पहले जब ये मुल्क बना था और बहुत से लोग इससे बहुत सी उम्मीदें रखते थे, वो उम्मीदें किसी सूरत भी बार आई हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है हम सब के लिए। और पिछले 77 साल में क्या हुआ, ये हम सब की आंखों के सामने है। 1971 में ये पाकिस्तान, जिसे लोगों ने समझा था कि ये अल्लाह की सरजमीन है और ये क़यामत तक कायम रहेगा, इसके दो टुकड़े भी हुए। और सबसे पहली बात यह है कि ये मुल्क जिस बुनियाद पे बनाया गया, वो बुनियाद इतनी आसान महसूस नहीं होती। बड़ा मुश्किल लग रहा है कि उसके मुताबिक ये मुल्क ज़्यादा देर तक मज़ीद चल सकेगा। तो बुनियाद थी मज़हब, जिसमें हिंदुस्तान के लोगों को दो हिस्सों में इस बात पे तकसीम किया गया कि उनका मज़हब मुख्तलिफ था। पाकिस्तान दुनिया में मज़हब के नाम पे बनने वाले दो मुल्कों में से एक है, जहाँ पे डिवाइड ही सिर्फ मज़हब पे की गई और एक मज़हब के नाम पे मुल्क बनाया गया। तो पाकिस्तान असल में एक अननेचुरल सा मुल्क बनाया गया था, क्योंकि अगर मज़हब बुनियाद ना होता तो इस मुल्क के डिवाइड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आज हम हिंदुस्तान का हिस्सा होते और चीज़ें जैसे वहाँ चल रही हैं, शायद इतनी भी बुरी ना चल रही होती, शायद बेहतर ही चल रही होती। ठीक है, शायद हम भी कोई अमन अमान से रह रहे होते और एक जो पिछले 70 साल से इस रीजन में एक जंग की सूरत हाल है वो ना होती, तो हम भी शायद चाइना की तरह तरक्की कर रहे होते या चाइना से ज़्यादा तरक्की कर रहे होते। हो सकता था ऐसा। ठीक है, हो सकता है कि मजहबी शिद्दत पसंदी जिसकी वजह से हमारे मुल्क में आए दिन प्रॉब्लम्स खड़े रहते हैं वो ना होती, और यकीनन हम अफ़गान वॉर का हिस्सा ना बनते और उसकी वजह से पाकिस्तान में आने वाला एक्सट्रीमिज़म ना होता। ठीक है, हो सकता है पाकिस्तान में एजुकेशन की सिचुएशन खासी बेहतर होती और पाकिस्तानी जो आज पाकिस्तानी ख़ुद को कहलाते हैं, अगर वो भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा होते तो आज शायद दुनिया में उसी तरह से उनकी भी इज़्ज़त होती जिस तरह भारत या हिंदुस्तान के लोगों की दुनिया में आज है। मगर पाकिस्तान ने कितना गलत टर्न लिया, ये बात समझ नहीं आई। मगर समझ आ भी गई है। आम आवाम को आज तक समझ नहीं आई और आम आवाम को कोई समझाने वाला है भी नहीं है। पाकिस्तान में एजुकेशन के नाम पे हमें झूठी तारीख़ पढ़ाई जाती है, मुताला पाकिस्तान के नाम पे हमें दुनिया का हर वो झूठ पढ़ाया जाता है जिसके हिसाब से हमें इस रीजन में, जिस रीजन में हम रहते हैं, उस रीजन की हिस्ट्री से डिसकनेक्ट किया जाता है और ये बताया जाता है कि आपकी हिस्ट्री का तो ताल्लुक़ शायद अरब से है। और ज़ाहिर बात है कि जब इंसान हकीकतों को झुठला के आगे बढ़ता है तो वो कभी भी मंजिल नहीं पा सकता। अपनी हकीकत का इनकार करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आप जब तक अपनी हकीकत को या अपनी रियलिटी को नहीं समझते तब तक आप सही फ़ैसले नहीं ले सकते। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम समझते हैं कि हम मजहबी गोंद से इस मुल्क को जोड़ के रखेंगे, मगर मसला ये है कि मजहबी गोंद से ये मुल्क जोड़ नहीं सकता। आज भी पाकिस्तान के कम अज़ कम 2 सूबों में जंग की आग भड़क रही है। बलूचिस्तान में लोग मुसलसल मर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग गायब हैं और उनका कोई पता नहीं है। पिछले 30-30 साल से लोग गायब हैं और उनका कोई पता नहीं है। और हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की सरकारी एजेंसियों ने उन लोगों को गायब कर रखा है और शायद वो लोग ज़िंदा नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा
दहशत गर्दी और इस्लामी शिद्दत पसंदी की आग चली रहती है। तालिबान दोबारा हमारे सर पे मंडला रहे हैं। तो मसला ये है कि इंसानी हकूक नहीं मिल रहे थे, इस वजह से बांग्लादेश बना था। और अब बलोचों और पख्तूनों को भी हकूक नहीं मिल रहे, सिंधियों को भी हकूक नहीं मिल रहे, गिलगित बल्तिस्तान में हकूक नहीं मिल रहे, कश्मीर में हकूक नहीं मिल रहे। तो नतीजा मुख्तलिफ नहीं हो सकता, रिज़ल्ट कैनॉट बी डिफरेंट। दोबारा भी ऐसा ही हो सकता है। तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूटेगा? यकीन करें, इस बार जब टूटेगा तो पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। इकॉनमी हमारी ख़त्म है, एजुकेशन का कोई हाल नहीं है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई हाल नहीं है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़त्म है, ठीक है, सोशल जस्टिस के भी बड़े बुरे हालात हैं और मुल्क में खौफ व हरास की सिचुएशन है। मजहबी शिद्दत पसंदी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब ये हाल हो गया कि किसी शख्स के मुंह से कोई एक जुमला निकल जाए तो वो उसी पॉइंट पे मॉब लिंच हो सकता है। और ये अभी उस गड्ढे की अथाह गहराई नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान जा रहा है। अभी वक्त इससे आगे जाना है और शिद्दत पसंदी इससे आगे बढ़नी है। जब तक मुल्क को संभालने वाले लोग इस बात का अंदिया नहीं लेते कि अब उन्होंने इसको दूसरी तरफ लेके जाना है, तब तक ऐसे नहीं हो सकता। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसकी आधी हिस्ट्री में मिलिट्री डिक्टेटरशिप रही है और मिलिट्री इस मुल्क के स्याह सफ़ेद को हमेशा से कंट्रोल करती आई है। मगर इशू ये है कि इस तरह का ज़बरदस्ती का कंट्रोल जो है वो कभी भी स्टेबिलिटी आने नहीं देता, क्योंकि आपने ज़बरदस्ती चीज़ों को पेंडुलम के एक तरफ रखा होता है और जैसे ही आप छोड़ते हैं तो पेंडुलम जब अपने आप को एडजस्ट करता है तो उसने एक दफ़ा ऑपोजिट साइड पे जाना होता है। मगर अभी तो छूटने का कोई सवाल ही दिखाई नहीं दे रहा। मगर ज़ाहिर बात है, आप कितनी देर तक ग्रेविटी के ख़िलाफ़ चीज़ों को पकड़ के रखेंगे। तो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में कोई भी स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट एटलीस्ट मेरी होश में आज तक नहीं आ सकी, जो कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, जो आर्मी नवाज गवर्नमेंट ना हो, ठीक है। तो वो नहीं आ सकी। वो क्यों नहीं आ सकी? और मसला ये है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमेशा से मज़हब को एज ए टूल यूज़ करती आई है। चाहे कल दिए गए आर्मी चीफ की स्पीच देख लें जिसमें सारे मजहबी नारे और मजहबी दावे और मजहबी और कुरानी आयतें और हदीसों के रेफरेंस दिए गए हैं, जिसमें फसाद फैलाने वालों के हाथ पांव काटने की बात आर्मी चीफ की तरफ से की गई है, जिसमें एक आर्मी जनरल को अब फैज़ हमीद को गिरफ्तार तो किया गया, मगर फिर बजाय प्रिंसिपल का नाम लेने के फिर इस्लामी दावे बीच में किए जा रहे हैं और ये दिखाया जा रहा है कि हम अपनी ही फ़ौज के ट्रेन किए हुए एक शख्स को पकड़ के शायद इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे। फिर उसे इस्लामी रंग देने की कोशिश की जा रही है। तालिबान को हमेशा ले आया जाता है और उनको इस्तेमाल पाकिस्तान करता है, चाहे अफ़गानिस्तान में हो, चाहे दुनिया में कहीं और जगह हो। दहशतगर्दी को प्रमोट पाकिस्तान करता है और आखिर पे क्या होता है कि उसकी वजह से फिर मुल्क में ख़ुद भी दहशतगर्दी शुरू हो जाती है, ख़ुद के सारे मसले होते हैं और हम हमेशा डिनाइल में रहते हैं कि इस्लाम के नाम पे फैलाई हुई शिद्दत पसंदी जो है वो इसकी वजह नहीं है। बच्चों को स्कूलों में मुल्ला के हवाले कर दिया जाता है इस्लामियात जैसे सब्जेक्ट के नाम पर, हालांकि हमारे बुज़ुर्ग पुराने आज से 100 साल पहले ये जानते थे कि मुल्ले के हवाले आप अपनी सोच को नहीं कर सकते, अपने बच्चों को नहीं कर सकते। मगर इस्लामियात के नाम पे स्कूलों में आपने रोज़ बच्चों को मौलवियों के हाथों ब्रेन वॉश होने के लिए छोड़ दिया, जो आपके बच्चों को ये सिखाते हैं सरतन से जुदा फ़लाँ बात पे भी और सरतन से जुदा फ़लाँ बात पे भी।
जो आपके बच्चों को जहनी मरीज बनाते हैं, और वो ये इक्वालिटी नहीं मुल्क में कायम होने देते कि हर कोई पाकिस्तानी है। इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ भी पाकिस्तानी हैं, और मज़हब की तफरीक की बुनियाद पे उनके साथ इम्तियाजी सलूक या डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकती। बल्कि पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान की सबसे छोटी माइनॉरिटीज़ सबसे ज़्यादा सफ़र करती हैं, चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू कम्युनिटी हो, चाहे अहमदिया कम्युनिटी हो, चाहे शिया हो, चाहे दूसरे सूबों के, छोटे सूबों के लोग हों जिनके साथ नस्ली इम्तियाज़ या रेशल डिस्क्रिमिनेशन की जाती है। ये सब कुछ अपने तौर पे हर जगह पे मौजूद है, मगर हम आंखें बंद करके बैठे हैं और हम समझते हैं कि सिर्फ मज़हब की गोंद, ठीक है, या मज़हब का एडहेसिव जो है वो हमें जोड़ के रखेगा। ऐसे नहीं होता। मज़हब अगर हमें जोड़ के रख सकता तो बांग्लादेश थोड़ी अलग होता, ठीक है। फिर पाकिस्तान में हमेशा से जब भी सियासत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को कोई भी मसला पेश आता है तो क्या होता है कि वो मजहबी जमातों को और मज़हब कार्ड खेलने की तरफ ले आते हैं। 2014 में तहरीक लब्बैक को कैसे लॉन्च किया गया ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं, और आज 10 साल बाद पाकिस्तान का क्या हाल है तहरीक लब्बैक की वजह से ये भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। आज भी रोज़ इस्लामी जमातें हुकूमतों के सर पे चढ़ के नाचती हैं। कभी फैज़ाबाद ब्लॉक हो जाता है, कभी डी चौक ब्लॉक हो जाता है, कभी जिन्ना एवेन्यू ब्लॉक हो जाता है। सब कुछ जब चाहें वो किसी वक्त भी आके कैपिटल में चक्का जाम कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आज तक एस्टेब्लिशमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से कोई अच्छी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बन सकी। सब के सब आर्मी से हाथ मिला के ही आ सकते हैं। कोई जेन्युइन लीडरशिप आज तक उभर के सामने नहीं आ सकी। पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो वो नेपोटिज्म का शिकार हैं या पर्सनालिटी कल्ट्स हैं, जिनकी सोच अवाम के भले के बजाय ये सोचती है कि इक़्तिदार में कैसे रहना है। जिन्हें सिर्फ शौक़ होता है कि वो हुकूमत की गद्दी पे बैठें, उनके दिल में कोई अवाम की भलाई का ज़रा भी जो है वो शौक़ नहीं होता। वो सिर्फ अपने बिजनेसेस चलाने के लिए वहाँ बैठे होते हैं। बड़े बड़े फ़ौज के फ्रंटमैन आके बैठ जाते हैं गद्दी के ऊपर, और वो जो है वो मुल्क को चलाते हैं और मुल्क चलता नहीं। पाकिस्तान की आर्मी दुनिया के हर बिज़नेस में घुस चुकी है, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कार्गो, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो पोर्ट्स को कंट्रोल करना हो, बॉर्डर्स के ऊपर रिश्वत चलती है, ड्रग्स स्मगल होते हैं और बाकी की स्मगलिंग होती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें अरबों रुपए का, शायद खरबों रुपए का रेवेन्यू इसलिए लूज़ होता है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे बैठे हुए मुहाफिज जो हैं वो स्मगलिंग करते हैं। ड्रग्स की सिचुएशन इतनी बुरी हो चुकी है कि बस छोड़ ही नहीं। आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे बैठा हुआ एक रोग मुल्क है जिसको दुनिया कबूल नहीं करती, और उसके साथ आपके आज जितने चैलेंजेस हैं वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान ने 80s में एक डिक्टेटर के दौर में ये फ़ैसला लिया कि वो अफ़गान जिहाद में शामिल होगा, और बिल्कुल एक मजहबी लेवल पे शामिल होगा। और पाकिस्तान ने अपने हज़ारों लाखों नौजवानों को जिहाद के नाम पे मदरसों में ट्रेन करके अफ़गानिस्तान मरने के लिए भेजा। इसी तरह हमने अपने हज़ारों नौजवानों को जिहाद के नाम पे कश्मीर भेजा। हम आज तक अपने ट्विन कंट्री इंडिया के साथ अमन अमान कायम नहीं कर सके। हमने हमेशा कश्मीर में इंटरफेरेंस रखी, हमने कई बार उधर दहशतगर्द भेजे, कई बार वहाँ पे मसले हुए, ठीक है। और आज बात यहाँ पहुँच चुकी है कि अब डायलॉग और डिस्कशन का कोई काम नहीं रह गया। कश्मीर को हमने एक मसला इसलिए आज तक बना के रखा क्योंकि उसकी वजह से हमारी फ़ौज, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत रहती है। अगर कश्मीर का मसला ना हो तो पाकिस्तान को ये तकरीबन 1 मिलियन की फ़ौज की कोई ज़रूरत नहीं। मगर ज़ाहिरी बात है कि अगर कश्मीर का मसला ना हो और फ़ौज कम हो तो फ़ौज को अपनी हदूद में रहना पड़ेगा।
क्योंकि फिर मुल्क जो है उसे पॉलिटिशियन और मुल्क की के दूसरे लोग चलाएंगे बजाय फ़ौज के। फ़ौज ज़्यादा होगी तो वो चीज़ों को कंट्रोल कर रखेगी। पाकिस्तान में अगर कोई सच बोलता है, कोई ऐसी बात करता है जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाती है, जो इस्लामियत के ख़िलाफ़ जाती है, तो उस शख्स को उठा लिया जाता है, उसे गायब कर लिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। कोई बंदा सच बोले, कोई सहाफ़ी सच बोले, कोई जर्नलिस्ट सच बोले, कोई सोशल वर्कर सच बोले, उसे मार भी दिया जाता है, उसे उठा भी लिया जाता है, उसको हर तरह से उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जाते हैं। चाहे हमारे दोस्त ब्लॉगर्स उठाए गए हों 2017 में और 16 में, चाहे बहुत से और लोगों को पाकिस्तान से छोड़ के भागना पड़ा हो, चाहे आप तनकीद मज़हब पे करें या फ़ौज पे करें, ये दोनों खुदा हैं इस मुल्क के, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं बन सकता। ये वो मुल्क है जहाँ आज भी तालिबान दंदनाते फिरते हैं और हमारी बच्चियों को पढ़ने से रोकने की कोशिश करते हैं। एपीएस पेशावर हुआ था 2014 में, ठीक है। एपीएस हुआ था और पाकिस्तान शायद आज वो सबक भूल चुका है कि तालिबान ने एक स्कूल में घुस के बच्चों को मारा था। पाकिस्तानियों के लिए वो सिचुएशन है कि मलाला यूसुफजई जैसी बच्ची के सर में गोली मारी गई, मगर उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझा जाता है। आधा पाकिस्तान इस बात को मानता ही नहीं है, बल्कि शायद 80% पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता कि मलाला यूसुफजई को गोली मारी गई थी। सलमान तासीर को गोली मार दी गई, पाकिस्तानियों के कान पे जूं नहीं रेंगी। शहबाज भट्टी को मार दिया गया, नहीं जूं रेंगी। राशिद रहमान को मार दिया गया, नहीं जूं रेंगी। सहाफ़ी मर रहे हैं, नहीं जूं रेंगी कान के ऊपर, ठीक है। तो कहाँ है पाकिस्तान? स्पोर्ट्स में कहीं नहीं रहा है। कभी अरशद नदीम ने जो है वो एक गोल्ड मेडल जीता है बड़ी ही मुश्किल से, जिसे पाकिस्तान की रियासत ने कोई सपोर्ट नहीं की, कुछ नहीं दिया उसे। उस बेचारे ने अपनी जान, अपने बलबूते के ऊपर ये गोल्ड मेडल जीता और कोई उसके साथ सपोर्ट नहीं थी। क्रिकेट ख़त्म हो गई है, हॉकी ख़त्म हो गई है, स्क्वाश ख़त्म हो गया है, कोई स्पोर्ट आप दुनिया की दे लें नाम नहीं रही। आज आपको मुल्ले स्पोर्ट्स के ख़िलाफ़ दिन रात बातें करते दिखाई देते हैं। वो कहते हैं क्रिकेट खेलना काफरों का काम है, हॉकी खेलना काफरों का काम है, ठीक है। दिन रात आपको ये सिखाते हैं। मुताला पाकिस्तान के नाम पे आपको इस धरती की हिस्ट्री पढ़ने से मना किया जाता है। आपको ये नहीं बताया जाता कि इधर के लोगों ने एक वक्त, इसी पाकिस्तान के लोगों ने सिकंदर को हरा के भेजा था, सिकंदर आज़म को। आपको ये बताया जाता कि खालिद बिन वलीद ने वहाँ पे फलां शहर पे फतह हासिल कर ली थी। आपको ये नहीं बताया जाता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंध तास तहजीब जिसे मलोहा कहा जाता है, वो यहाँ के लोग थे और वो दुनिया की अपने वक्त की सबसे एडवांस और सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इस रीजन में भी बहुत बड़े बड़े मुफक्कर पैदा हुए हैं, बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए हैं। आपको बुद्धा या गुरु नानक के बारे में नहीं बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा तो बैरूनी और अल राजी के बारे में बताया जाएगा, आपको इनके बारे में नहीं बताया जाएगा। आपको ये नहीं बताया जाएगा कि जो डिजिटल सिस्टम है, जो डेसिमल सिस्टम है, वो यहाँ पे ईजाद हुआ था, ज़ीरो यहाँ ईजाद हुआ था, ये नहीं आपको बताया जाएगा। आपको हमेशा ये बताया जाएगा कि अरबों ने ज़ीरो ईजाद किया था, आपको ये नहीं बताया जाएगा। आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ झूठ बताया जाएगा दिन और रात कि आपकी असल आइडेंटिटी जो होनी चाहिए वो ना हो। आपको मज़हब की हिस्ट्री के नाम पे पूरी अरब की हिस्ट्री बता दी जाएगी, मगर इस रीजन के मज़हबों की हिस्ट्री आपको कभी भी नहीं बताई जाएगी। हिंदुज़म आपको इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा या उसके बारे में ज़रा भी नहीं बताया जाएगा कि कहीं शायद आप हिंदू ना हो जाएं। बुद्धिज़्म के बारे में आपको नहीं बताया जाएगा कि कहीं आप बुद्ध ना हो जाएं। सिखिज़म के बारे में नहीं बताया जाएगा, जैनिज़म के बारे में नहीं बताया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। आपको यह भी नहीं बताया जाएगा कि इस
मुल्क में बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, यहाँ की लाइब्रेरीज, यहाँ की सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाएगा। आपको नालंदा और टेक्सला की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में नहीं बताया जाएगा कभी, आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा। क्योंकि अगर आपको बताएंगे और आपने एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप कर ली और आपने सोचा कि जी आप इस खित्ते के लोग हैं, तो शायद अक्रॉस द बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर पे भारत के साथ आपकी दुश्मनी थोड़ी कम हो जाए, आपको शायद उनसे मोहब्बत हो जाए, तो इसलिए आप जो है वो आपको ये बात पसंद नहीं आएगी। तो फिर आपको इस्टेब्लिशमेंट कैसे इस्तेमाल करेगी अपने एग्जिस्टेंस की जस्टिफिकेशन देने के लिए। क्योंकि ये बात याद रखेंगे, जितनी भी दुश्मनियां आसपास के मुल्कों से हमने पाल रखी हैं, वो सारी की सारी सिर्फ एक बात को जस्टिफाई करती हैं कि हमने एक बहुत बड़ी फ़ौज रखनी है, हमारे पास एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल होना चाहिए जिससे हम किसी को भी मार सकें। ठीक है, और मसला ये है कि वो फ़ौज बनाई तो बाहर वालों के नाम पे जाती है, मगर हुकूमत हम पे करती है। और आखिर में क्या होता है कि मज़हब को चिल्लर की तरह हर तरफ बिखेर दिया गया। मसला ये है कि पाकिस्तान में किसी की भी ज़मीन पे कब्ज़ा करके मस्जिद बनाना कोई मसला नहीं है। किसी की कानूनी तौर पे ख़रीदी गई ज़मीन पे आप मस्जिद बना लें, वो आपसे छुड़वा ले कब्ज़ा, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप हिंदुओं के मंदिर, मसीहियों के चर्च, अहमदियों की मस्जिदें, शिया की अंबारगाहें, सब को तोड़ते हैं, आप आग लगाते हैं, आप इस मुल्क की माइनॉरिटीज़ को जिंदा जलाते हैं। कोई एक्सपर्ट श्रीलंका से आके आपके मुल्क में उसकी खिदमत कर रहा हो, उसको फॉरेन रिजर्व कमाने में उसकी हेल्प कर रहा हो, आप उसे गली गली के अंदर किसी जानवर की तरह मार देते हैं। हर चंद माह बाद हम एक नई मॉब लिंचिंग देखते हैं, और लब्बैक या रसूल अल्लाह और गुस्ताख रसूल की सज़ा सरतन से जुदा के नारे हर जगह चल रहे हैं। पाकिस्तान में किसी भी ऐसे शख्स का जीना मुहाल हो गया है जो कि बरेलवी मुसलमान ना हो। जो ज़रा सी मुख्तलिफ बात कर देगा वो गुस्ताखी के ज़मरे में आ जाएगा। अब तो ये हाल है कि कहीं सियासी जोश में बह के अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंट नारा लगा दे तो लोग उसे उतार के स्टेज से मार देते हैं। जैसे इमरान खान को एक शख्स ने नबी से कंपेयर किया था और उसे लोगों ने उतार के स्टेज से, जलसा गा के स्टेज से उतार के मार दिया। तो चीज़ें ठीक कैसे होंगी? मैं सिर्फ कंप्लेन नहीं करूंगा, मैं सीधा बताता हूँ। पाकिस्तान में सबसे पहले एजुकेशन को चेंज करना होगा। एजुकेशन में से झूठी हिस्ट्री और ज़बरदस्ती दी गई मजहबी तालीम को निकालना होगा। अगर किसी ने मजहबी तालीम लेनी है तो इस मुल्क में स्कूलों से ज़्यादा मस्जिदें हैं, लिटरली स्कूलों से ज़्यादा मस्जिदें हैं। आप अपना मोहल्ला देखिएगा और आप मुझे बताइएगा कि उधर स्कूल कितने हैं और उधर मस्जिदें कितनी हैं। यकीन करें, आपके पूरे शहर में ना शायद 25-30 स्कूल होंगे और मस्जिदें शायद 30,000 से ज़्यादा हों। छोटे शहरों वाले जो है ना, वो गौर करें। इस्लामाबाद जैसे सिटी में ना अगर मैं देखूं तो एक सेक्टर में ना 4-5 सेक्टर्स में मिला के एक स्कूल होता है। इस्लामाबाद में आई थिंक काफ़ी हाई होगी डेंसिटी स्कूल्स की। और मस्जिदें आप देखें, एक सेक्टर में 4-4 मस्जिदें होती हैं, जिनमें से एक लीगल होती है जो कि सरकार ने ज़मीन दी थी मस्जिद बनाने के लिए। बाकी की 4 इलीगल होती हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे, किसी जगह पार्किंग पे कब्ज़ा करके, किसी जगह चिल्ड्रन पार्क पे कब्ज़ा करके, किसी जगह किसी के प्लाट पे कब्ज़ा करके, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा करके मस्जिद बनाई गई हो। तो अगर इतना ज़्यादा मस्जिदें मौजूद हैं तो फिर आपको इस्लाम स्कूल में पढ़ाने की ज़रूरत क्या है? जिसने इस्लाम अपने बच्चे को पढ़ाना है वो मस्जिद में भेज दे, उसको जाके पढ़ ले। ठीक है, ज़रूरत नहीं है कि स्कूल में पढ़ाएं। स्कूल में सेकुलर एजुकेशन दें और स्कूल के निसाब के अंदर से हर किस्म का जिहाद, हर किस्म की मजहबी सोच को निकालें, ताकि बच्चे जो हैं वो एक दूसरे को सिर्फ पाकिस्तानी शहरी समझें। और स्कूल में सिविक्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाएं जहाँ पे बच्चों को अच्छा शहरी बनना और उसके फ़ायदे और उसके नुकसान बताएं। बच्चों को स्कूल में पढ़ाएं कि टैक्स देना है। उनको स्कूल में पढ़ाएं कि एक अच्छा हॉस्पिटल
इलाके में होने की ज़रूरत क्या है, डिस्पेंसरी होने की ज़रूरत क्या है, स्कूल की ज़रूरत क्या है, लड़कियों की एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। ये क्या, मैं आपको एक सिंपल बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं याद पाकिस्तान में बैचलर्स तक मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ भी पढ़ी है, उर्दू की किताबें भी पढ़ी हैं, इंग्लिश की किताबें भी पढ़ी हैं, इस्लामियात की किताबें भी पढ़ी हैं। ये बात याद रखें कि एक भी चैप्टर ऐसा नहीं था जो कि स्टूडेंट्स को ये सिखाए कि उनकी बेटियों, उनकी बहनों, उनकी माँओं की तालीम क्यों ज़रूरी है। टीचर्स ने क्लासेस में इस्तंजा का तरीका तक बताया, मगर ये नहीं बताया कि बेटी की एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। बस 2 जुमले कह दिए जाते हैं कि जी औरतों की तालीम बस ज़रूरी है, कभी समझाने की कोशिश नहीं की जाती कि क्यों ज़रूरी है। ठीक है, कभी माइनॉरिटीज़ के राइट्स पे कोई सब्जेक्ट नहीं है। कायदे आज़म की 11 अगस्त की तारीख की जो तकरीर है उसका बहुत ढिंडोरा पीटा जाता है। आपको पता है कि वो कितने अरसे तक तो वो मंजर आम पे ही नहीं आई थी। ठीक है, वो हिडन थी, और जब आई आज तक वो किसी निसाब का हिस्सा नहीं। तो पाकिस्तान से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे जब स्कूल में आप कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, और मदरसों की तो बात ही आप छोड़ दें। मदरसे में तो आप ये छोड़ दें कि दूसरे मजहबों के लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, वो तो दूसरे फिरकों के साथ, दूसरे सेक्ट्स के साथ नफरत सिखा रहे हैं। तारीख पढ़ाएं, असली तारीख। तारीख को 712 मोहम्मद बिन कासम के हमले से ना शुरू करें। लिटरली पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों के लिए हैरानगी की बात होगी, वाकई ही तारीख पाकिस्तान की 712 से ये शुरू करते हैं, जब मोहम्मद बिन कासम आया। ये नहीं पढ़ाते कि अशोक कौन था, चंद्रगुप्त कौन था, सिकंदर इधर आया था, बुधा इधर हुआ था, गुरु नानक इधर था। ठीक है, इधर इधर वेद लिखे गए, इधर और बड़ी बड़ी चीज़ें जो भी हैं वो लिखी गई। यहाँ पे इंटेलेक्चुअल वर्क भी हुआ, यहाँ के अपने रिलीजन्स थे, यहाँ का अपना कल्चर था। कुछ भी नहीं बताते, कोई चीज़ भी नहीं बताते, कुछ भी नहीं बताते। शायद एक 4 पेजेस भी नहीं होते मोहम्मद बिन कासिम से पिछली हिस्ट्री पे। लिटरली मैंने नहीं पढ़ा कि सिकंदर यहां आया था तो क्या हुआ। राजा पोरस के बारे में कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी नहीं बताया गया के बारे में। और जो तारीख उसकी पढ़ाई जा रही होती है मोहम्मद बिन कासिम की, वो चाजनामा की बेस पे पढ़ाई जा रही होती है, वो हम नहीं जानते कि वो सच्ची हिस्ट्री भी है कि नहीं। मगर जो आर्कियोलॉजी में डिस्कवरीज हुई हैं, जो सब कुछ हुआ है, वो कभी बताया ही नहीं गया। कभी नहीं बताया गया कि टेक्सला में क्या एग्जिस्ट करता है, या मोहनजोदाड़ो में क्या है, और हड़प्पा में क्या है। छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, टेक्सला तो प्रॉपरली पढ़ाया भी नहीं जाता। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा का तो फिर थोड़ा बहुत जिक्र मिल जाता है सोशल स्टडीज़ में, पाकिस्तान स्टडीज़ में नहीं, सोशल स्टडीज़ में। सोशल स्टडीज़ जो है वो 6वीं से 8वीं तक पढ़ाई जाती है, जो उसके अंदर या उससे पहले पढ़ाया जा रहा होता है, उसके अंदर ये भी नहीं बताया जाता। तो क्यों नहीं बताया जाता? बताया जाएगा तो कुछ होगा ना, कोई बात होगी तो बताया जाएगा ना। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले कास्ट सिस्टम की हिस्ट्री नहीं बताई जाती, कोई ख़ास नहीं बताया जाता। कोई नहीं बताया जाता कि उसके बारे में स्ट्रगल क्या हुई, क्या नहीं हुई। ठीक है, कुछ भी नहीं बताया। तो जब गजनवी या गौरी या हुमायूं, इनको जब दिखाया जाता है तो इनको हीरोज़ के तौर पे दिखाया जाता है, इन्वेडर्स के तौर पे नहीं दिखाया जाता। तो ये मसले हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही अजीब सा मुल्क बन चुका है, और मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूँ तो ये सारी मायूसी की बात है। मुझे कोई इस बात में उम्मीद कहीं भी नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान अब ठीक हो सकता है। लगता है कि शायद पाकिस्तान नहीं रहेगा। आई होप के रहे, और आई होप कि यहाँ से कोई अच्छा रिवर्सल हो, किसी पॉइंट से हो। अभी तो मुझे ये भी नज़र नहीं आता कि किसी पॉइंट से ये जो ज़बरदस्त किस्म का रिवर्स गियर लगाया, इसके ऊपर कोई बात उल्टी होगी कि नहीं। अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा। पाकिस्तान कहाँ जाएगा, इसके लोगों का क्या होगा, हम नहीं जानते। और अगर टूटेगा तो क्या होगा, बहुत ही हौलनाक होगा, बहुत ही मुश्किल होगा, और इस रीजन के लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, ये शायद एक
बस मेरी फ्रस्ट्रेशन ही थी जो मैंने बात की है, ठीक है, क्योंकि एक नाउमीदी सी है और उम्मीद की कोई रमक भी नज़र नहीं आती। लेट्स होप कि कहीं कोई मौजा हो जाए, कोई मिरेकल हो जाए कि पाकिस्तान किसी सही रास्ते पर चल पड़े। तो चले, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल और पेट्रियन पे भी सपोर्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दें ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंच जाए। इसके साथ साथ आप इस चैनल को पेपॉल, पेट्रियन और बाय मिया कॉफी तीनों प्लेटफॉर्म्स पे सपोर्ट कर सकते हैं। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।